और चलिए अब रुक कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट का और नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव में गुजरात में भाजपा की तैयारी। गुजरात में क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जीत पक्की करने के लिए पूरा गुजरात नाप रहे हैं। एक दिन में 3 से 4 बूथ कमेटियों के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की जा रही है। पन्ना कमेटियों के 74 लाख कार्यकर्ताओं से मिलने का लक्ष्य रखा गया है और इस बार भाजपा हर सीट से 5 लाख वोट जुटाने की तैयारी में है। मार्च मध्य में भाजपा ने घोषित कर दिए थे 26 उम्मीदवार। कांग्रेस ने 24 सीटों पर अप्रैल तक तय नहीं कर सकी उम्मीदवार। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत भरूच और भावनगर सीट से लड़ रही है आम आदमी पार्टी। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होना है और इस बार भी भाजपा को सभी सीटें जीतने की पूरी उम्मीद है और यही वजह है कि बीजेपी के द्वारा लगातार हर बूथ पर जाकर और हर एक क्षेत्र से 5 लाख वोटर्स अपनी तरफ करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव में गुजरात में भाजपा की पूरी तैयारी हो चुकी है। गुजरात में क्लीन स्वीप के हैट्रिक लगाना चाहती है इस बार भारतीय जनता पार्टी। बात की जाए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जीत पक्की करने के लिए पूरा गुजरात नाप रहे हैं, क्योंकि एक ही दिन में 3 से 4 बूथ कमेटियों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है। पन्ना कमेटियों के 74 लाख कार्यकर्ताओं से मिलने का लक्ष्य भी रखा गया है और इस बार भाजपा की तैयारी है कि हर सीट से 5 लाख वोट जुटाए जाए। मार्च मध्य में भाजपा ने अपने सभी 26 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। इसके अलावा कांग्रेस ने 24 सीटों पर अप्रैल तक भी अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई थी। इंडिया गठबंधन के तहत भरूच और भावनगर सीट से आम आदमी पार्टी लड़ रही है। वहीं गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होगा और देखना होगा कि जो मेहनत की जा रही है वो आखिर कितना रंग लाती है। दार्जिलिंग में मौसम सुहाना है, लेकिन चुनाव के कारण गर्मी बढ़ती जा रही है। लोकसभा क्षेत्र में उत्तर दिनाजपुर, कलिंपोंग और दार्जिलिंग जिले शामिल है। दार्जिलिंग जिले की जनसंख्या 18.5 लाख है और इनमें नेपाली भाषा गोरखा 46% है। उनकी अलग राज्य की मांग पश्चिम बंगाल से है, अलग होना चाहते हैं। देखिए, दार्जिलिंग के गोरखा लगातार 3 बार से भाजपा के पास है। दार्जिलिंग लोकसभा सीट पिछले बार 4 लाख वोटों से जीते थे राजू बिस्टा। और देखिए, दार्जिलिंग में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में सीधा तौर पे मुकाबला देखने को मिल रहा है और देखना होगा कि जो लगातार कैंपेनिंग की जा रही है, जो लगातार मेहनत की जा रही है, उसका नतीजा आखिर क्या कुछ होगा। क्योंकि मौसम तो सुहाना है दार्जिलिंग में, लेकिन चुनावी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। लोकसभा क्षेत्र में उत्तर दिनाजपुर, कलिंपोंग, दार्जिलिंग जिले शामिल है और जनसंख्या की अगर बात की जाए तो जनसंख्या है 18.5 लाख। इनमें नेपाली भाषी गोरखा 40% है और उनकी अलग राज्य की मांग पश्चिम बंगाल अलग होना चाहते हैं। ऐसे में दार्जिलिंग के गोरखा लगातार 3 बार से भाजपा के पास है। दार्जिलिंग लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो पिछली बार 4 लाख वोटों से राजू बिस्टा ने जीत दर्ज की थी। दार्जिलिंग में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में सीधा मुकाबला है और दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बांसवाड़ा दौरा प्रस्तावित है। कल शहर के कॉलेज मैदान में एक सभा होने वाली है और सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 बजे हेलीकॉप्टर से खेल स्टेडियम पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा पीएम मोदी की अगवानी करने वाले हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के सभी बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन ने भी तैयारियों को लेकर सभा स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण कर लिया है। यानी कि देखिए, पहले चरण का मतदान हो चुका है, पर दूसरे चरण का होना अभी बाकी है। और देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरह से दौरे पर आते हैं तो एक गेम चेंजर साबित होते हैं। तो इस बार क्या गेम चेंजर वो साबित होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा दौरा पहले से प्रस्तावित है। कल शहर के कॉलेज मैदान में आयोजित सभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में कुछ तो खास होता है कि जो हवा का रुख होता है वो बदलता हुआ नजर आता है और ऐसे में जो चुनावी गर्मी देखने को मिल रही है उसमें कितना कुछ फर्क पड़ेगा। 1 बजे हेलीकॉप्टर से खेल स्टेडियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा पीएम मोदी की अगवानी करने वाले हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के सभी बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। जिला प्रशासन ने भी तैयारियों को लेकर सभा स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण किया है। और देखिए, मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा की बात की जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों की बात की जाए, हर कोई पूरी ताकत झोंक रहा है
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के लिए जो लक्ष्य रखा है, यानी कि 25 में से 25 सीटें बीजेपी को अपने खाते में लानी है। और उसके लिए न सिर्फ जिम्मेदारी अधिकारियों पे छोड़ी है, न सिर्फ प्रमुख नेताओं पे छोड़ी है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर खुद चुनावी रण में मौजूद रहे हैं और लगातार सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। हालांकि इसका नतीजा क्या कुछ निकलेगा, ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। और चलिए अब आपको बताएंगे राजस्थान मदरसा बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर। मदरसा बोर्ड चेयरमैन की नियुक्ति रद्द करने पर हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है। 28 फरवरी को मदरसा बोर्ड अध्यक्ष एमडी चौबदार की नियुक्ति रद्द की गई थी। नियुक्ति रद्द करने के आदेशों को एमडी चौबदार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और ऐसे में आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेशों पर रोक लगा दी है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि आखिर आदेश क्या कुछ निकल के आते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आज जब सुनवाई हुई और सुनवाई में हाईकोर्ट ने आदेशों पर रोक लगा दी है। मदरसा बोर्ड चेयरमैन की नियुक्ति रद्द करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। 28 फरवरी को मदरसा बोर्ड अध्यक्ष एमडी चौबदार की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। नियुक्ति रद्द करने के आदेशों को एमडी चौबदार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और आज जब सुनवाई हुई तो सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेशों पर अब रोक लगा दी है। और देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में 3 जून से 30 जून 2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी होगी आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई। हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर सहित जयपुर पीठ के लिए ग्रीष्मकालीन हुआ है और एक अलग बेंच का गठन किया गया है। आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई के लिए ग्रीष्मकालीन बेंच का गठन किया गया है। जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में लगेगी 4 अवकाशकालीन बेंच। जस्टिस योगेंद्र कुमार, जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी, जस्टिस नुपुर भाटी, जस्टिस कुलदीप माथुर जोधपुर मुख्यपीठ के अवकाश के दौरान सुनवाई करते हुए नजर आएंगे। यानी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो चुका है, लेकिन जो आवश्यक प्रकरण होंगे उनकी सुनवाई होती रहेगी। 3 जून से 30 जून 2024 तक ये ग्रीष्मकालीन अवकाश चलने वाला है और इसमें भी जो आवश्यक प्रकरण होंगे उनकी सुनवाई समय समय पर होती रहेगी। हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर सहित जयपुर पीठ के ग्रीष्मकालीन बेंच का अलग गठन किया गया है। यानी कि जो आवश्यक प्रकरण होंगे उनकी सुनवाई के लिए ग्रीष्मकालीन बेंच का अलग से गठन हो चुका है। जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में 4 अवकाशकालीन बेंच लगेगी, जिसमें जस्टिस योगेंद्र कुमार, जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी, जस्टिस नुपुर भाटी और जस्टिस कुलदीप माथुर जोधपुर मुख्यपीठ में अवकाश के दौरान सुनवाई करेंगे। और भीषण गर्मी से जनता का हाल बेहाल है। अप्रैल का महीना आते ही देश भर में गर्मी का दौर अब शुरू हो चुका है। रेड जोन बने देश के 11 राज्य। अब कौन कौन से 11 राज्य हैं? मध्य प्रदेश के 19 शहरों का तापमान 40 डिग्री से अधिक पहुंच चुका है। इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में भी पारा हाई है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति है। 3 से 4 दिन तक ये हीट वेव जारी रहने वाली है और लू से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी भी की गई है। यानी कि देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों का हाल बेहाल है और ऐसे में कुछ ऐसे राज्य भी है जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है और लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है। और क्योंकि अप्रैल का महीना आते ही देश भर में गर्मी का दौर शुरू हो जाता है, रेड जोन बने हैं इसमें देश के 11 राज्य। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन से 11 राज्य हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 19 शहर ऐसे हैं जहां पर 40 डिग्री से अधिक पारा पहुंच चुका है। इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में भी पारा हाई बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति है और ये हीट वेव की स्थिति अभी मौसम विभाग के द्वारा 3 से 4 दिन तक इसी तरह से जारी रहने वाली है। हालांकि लोग अपने स्तर पर भी काफी कार्य कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए और इसके अलावा सरकार के द्वारा भी कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। लू से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसकी पालना करना आवश्यक है। और देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव अब खत्म हो चुका है। बंगाल में पहले चरण के चुनाव में हिंसा के बाद में आयोग अब सख्त नजर आ रहा है। दूसरे फेज के लिए केंद्रीय बल की 303 कंपनियां तैनात की जाएगी। पहले चरण में हुई छिटपुट हिंसा को देखते हुए तैनाती बढ़ाने का फैसला किया गया है। दूसरे चरण का चुनाव आगामी 26 अप्रैल को होगा।
बंगाल में सीएपीएफ की 273 कंपनियां पहले से तैनात है और 30 अन्य कंपनी रविवार तक बंगाल पहुंच जाएगी। यानी कि देखिए, कल जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली वो दोबारा ना देखने को मिले, इसमें सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए कंपनियों को भी बुलाया गया है। हालांकि पहले से अच्छी खासी तादाद में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, पर प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की कोई चूक हो। ऐसे में बंगाल में पहले चरण के चुनाव में हिंसा की तस्वीरें जो सामने है, उसके बाद में आयोग अब और भी ज्यादा सख्ती करने वाला है। दूसरे फेज के लिए केंद्रीय बल की 303 कंपनियां तैनात होंगी, क्योंकि पहले चरण में हुई छिटपुट हिंसा को देखते हुए तैनाती बढ़ाने का फैसला किया गया है। दूसरे चरण का चुनाव आगामी 26 अप्रैल को होगा। बंगाल में सीपीएफ की 273 कंपनियां पहले से तैनात है। इसके अलावा 30 अन्य कंपनियों को, यानी कि 30 और कंपनियां रविवार तक बंगाल में पहुंच जाएगी, जिनकी भी दूसरे चरण के मतदान में नियुक्ति की जाएगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट का। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार की तारीफ की है। मोदी सरकार के 3 नए कानूनों की तारीफ की है। सीजेआई ने नए आपराधिक न्याय कानून के लागू होने को समाज के लिए महत्वपूर्ण क्षण बताया है। इसके अलावा आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को नए कानूनों से बदलने की तारीफ भी उनके द्वारा की गई है। भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। नए कानून तभी सफल होंगे जब जिन लोगों पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है वे इन्हें अपनाएं। 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं 3 आपराधिक कानून, जिसको लेकर उनके द्वारा इसकी तारीफ की गई है और साथ ही में तमाम बातें भी कही गई है। और देखिए, सीजेआई ने नए आपराधिक न्याय कानून को लागू होने को लेकर समाज के महत्वपूर्ण क्षण उनके द्वारा बताया गया है। आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को नए कानूनों से बदलने की तारीफ की है और कहा है कि भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि नए कानून तभी सफल होंगे जब जिन लोगों पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है वे इन्हें अपनाएं। 1 जुलाई से ये सभी कानून लागू हो जाएंगे। यानी कि देखिए, ये जो नए कानून मोदी सरकार के द्वारा लाए गए हैं, इसको लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 3 नए कानूनों की तारीफ, क्योंकि तारीफ लायक के कानून है। नए आपराधिक न्याय कानूनों के लागू होने को समाज के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण उनके द्वारा बताया गया है। आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को नए कानूनों से बदलने की तारीफ की और साथ ही उनके द्वारा ये भी टिप्पणी की गई, ये भी कहा गया कि भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और नए कानून तभी सफल होंगे जब जिन लोगों पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है वे इन्हें अपनाएं, क्योंकि 1 जुलाई से ये नए आपराधिक कानून लागू होने वाले हैं।